हेलो फ्रेंड्स। हेलो माय फेसबुक फैमिली फ्रेंड्स। आज मैं लाइव आई हूँ। काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि जो जॉइंट पेन होते हैं उनके बारे में उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। उसका जो मैनेजमेंट है वो उनको चाहिए होता है। क्या लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है और क्या होम्योपैथिक मेडिसिन्स में उसके मैनेजमेंट होते हैं, उसके बारे में उनको जानना होता है। सो आइए आज के इस लाइव वेबिनार में हम बात करेंगे ये जॉइंट पेन होता क्या है, इसके क्या कॉजेस होते हैं, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और उसका जो मैनेजमेंट है वो होम्योपैथी में मैनेजमेंट कैसा किया जाता है। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है उसको हम कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए कुछ इसी के विषय में हम आज इस वेबिनार में बात करते हैं। एक थोड़ी देर हम देख लेते हैं कि कोई हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्या, और उसके बाद में हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जॉइंट पेन। ये अक्सर हमने देखा है कि ये 40 प्लस 45 प्लस या 50 प्लस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स पाई जाती है, और जिसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत लोगों में पाई जाती है। और अक्सर हमारे इंडिया में ये देखा गया है कि हर साल 10 मिलियन केसेस ऐसी होती है जो कि ऐसे जो जॉइंट पेन होते हैं उससे सफ़र करते हैं, और इसकी वजह से उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उनको आती है। उनको जो फिज़िकल स्ट्रेस होता है वो तो होता ही है, बट इसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेस भी डेवलप हो जाता है उनकी बीमारी की वजह से। तो आइए देखते हैं कि ये जो जॉइंट पेन है इसको मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो ये जो मेडिकल लैंग्वेज में जो इसको कहा जाता है, इसको आर्थराइटिस कहा जाता है। और ये जो आर्थराइटिस है, तो ये आर्थराइटिस को ऐसे समझते हैं कि ये एक इन्फ्लेमेशन होता है, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे बॉडी के जो भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर सूजन आ जाती है, वहाँ पे पेन हो जाता है, दर्द हम जिसको कहते हैं, और इसी के साथ साथ अकड़न भी तैयार हो जाती है जिसको हम स्टीफनेस कहते हैं। तो इस तरह के जो इन्फ्लेमेशंस हमको हमारी बॉडी में मिलते हैं रिलेटेड टू जॉइंट्स, उसको हम एक नहीं तो यहाँ पर कई सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उस प्रोसेस को हम आर्थराइटिस कहते हैं। और इसके लिए काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इस आर्थराइटिस से परेशान होते हैं, और हमेशा उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी दिक्कतों से भरी हुई रहती है, क्योंकि सिर्फ उनको जो जॉइंट पेन है उसकी वजह से, और उसका जो इलाज है वो उनको प्रॉपरली नहीं मिलता है उसकी वजह से, क्योंकि हर बार उनको पेन किलर लेना पड़ता है, और बार बार पेन किलर लेने से उसके जो अदर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी उनमें पाए जाते हैं। तो हमारे इंडिया में ये चीज़ें बहुत ही कॉमनली मिलती हैं, और जैसे कि मैंने अभी बताया है कि हर साल इंडिया में 10 मिलियन केसेस जॉइंट पेन से रिलेटेड पाई जाती है। और ऐसे केसेस में जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट जनरली एलोपैथिक साइड में पेन किलर का होता है, या तो स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। सो ऐसे दौरान पेशेंट बहुत ही ज़्यादा उनके प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, और उनको समझ में नहीं आता है कि उसका क्या इलाज उन्होंने करना चाहिए, घरेलू उपाय उन्होंने क्या करने चाहिए, या इसके अलावा और भी अदर कुछ मेडिसिन्स है जो मेडिसिन्स लेकर वो अपने इस डिसीज़ को जो वो सफ़र कर रहे हैं इससे उनको राहत मिल सके। तो आइए अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉजेस है
जो कि ये आर्थराइटिस डेवलप होने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो ये आर्थराइटिस डेवलप होने के लिए सबसे बड़ी अगर कॉज हमारे मेडिकल साइंस में मानी जाती है तो ये मानी जाती है कि जो स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस की वजह से ये डिसऑर्डर होते हैं, और ये स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस हमारे लाइफ में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डेवलप करता है। अब ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इस आर्थराइटिस को जो कहा जाता है या ऐसे और अदर बीमारियों को जो कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारी ही जो बॉडी है वो एक नए सेल्स डेवलप करती है जहाँ पर हमारी ही इम्यून सिस्टम जो है वो उनको एज अ फॉरेन बॉडी करके रिकॉग्नाइज करती है और उनके अगेंस्ट में फाइट करती है। इसीलिए इनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। और जो स्ट्रेस रहता है वो स्ट्रेस अगर आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लाइफ लॉन्ग चलते आ रहा है, बचपन से चलते आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलफुल आपकी लाइफ अगर चल रही है, जहाँ पर जो स्ट्रेस है वो आपके पर्सनल लाइफ से आ सकता है, आपके फाइनेंशियल लाइफ से आ सकता है। इसके अलावा अगर आपके सोशल में रिलेशन अच्छे नहीं है, करियर अगर अच्छा नहीं है, आपकी जॉब में आपकी सिचुएशन अगर अच्छी नहीं है, तो इन सभी चीज़ों से आपको स्ट्रेस आता है। और ऐसे स्ट्रेस में जब पेशेंट होता है तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो दिन ब दिन कम होते जाती है। जब ये कम होते जाती है तो डेफिनेटली उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, या इसके अलावा जो भी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोई और कॉजेस होते हैं क्या, तो जी हाँ, इसमें सबसे बड़ा कॉज अगर हम देखते हैं तो ये माना गया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में ओबेसिटी ये एक बहुत ही बड़ा कारण होता है। बहुत सारे डिसीजेस डेवलप होते हैं सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी की वजह से, क्योंकि ओबेसिटी ये एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पर अगर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट है तो उसके बॉडी का जो पूरा वेट है वो उसके घुटनों के ऊपर आ जाता है, वो उसके एंकल जॉइंट के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को घुटनों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है, और इसके अलावा उसको एंकल जॉइंट में भी पेन होने लगता है। उसके अलावा उसको उंगलियों में भी पेन होने लगते हैं। तो इसकी वजह से जो उसके बॉडी का जो वेट है वो घुटना सहन नहीं कर पाता है, जिसकी चलते उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, और जनरली उसको ये एडवाइस किया जाता है कि आपको आपकी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी जो है वो आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसे में कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ये जो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी है ये करना पसंद नहीं होता है या वो नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में उनके सामने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि उन्होंने अभी ये जो मैनेजमेंट है उनके हेल्थ के साथ उन्होंने क्या क्या करना चाहिए। इसके अलावा अगर स्मोकिंग अगर आप करते हो तो उस स्मोकिंग की वजह से भी आपको आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है, क्योंकि स्मोकिंग भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। इसके अलावा अगर कोई स्पोर्ट पर्सन्स है या किसी का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें बोन को इंजरी हुई है, माइनर फ्रैक्चर्स अगर हुए हैं, तो ऐसे भी लोगों में आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। तो ये जो कॉजेस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉजेस है आर्थराइटिस डेवलप होने के लिए। तो आइए इसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर हमको आर्थराइटिस हो गया तो उसके बाद हमारा जो मैनेजमेंट है वो कैसा होना चाहिए। तो जनरली जो लोग होते हैं अगर उनको माइनर अगर पेन है या माइनर दर्द हम जिसको कहते हैं, अगर वो ऐसा होता है तो पेशेंट जनरली उसके बारे में उसको नज़रअंदाज कर देता है और हमेशा ये देखता है कि अगर ये जो पेन है इसको अगर मैंने पेन किलर खा के अगर कम कर दिया तो ये ख़त्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है और पेशेंट को ध्यान में नहीं आता है कि ये जो पेन है ये आर्थराइटिस का भी पेन हो सकता है। और ऐसे करते करते जो पेशेंट का जो अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए वो अर्ली डायग्नोसिस नहीं होता है, और इसी के वजह से पेशेंट को फिर लॉन्ग टर्म में ये बीमारी से होने वाली जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो कॉम्प्लिकेशंस से उसको फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए जो पेशेंट है उन्होंने उनके जो अर्ली साइंस होते हैं उसी वक्त उनके जो ब्लड टेस्ट है जिसमें एक ESR नाम की
टेस्ट आती है और RA फैक्टर नाम का एक टेस्ट आता है। ये करना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उनके ब्लड में जो RA फैक्टर है वो कितना है और ESR जो है ये कितना, इसकी लेवल कितनी है, और उसके हिसाब से उन्होंने उनका ट्रीटमेंट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। ना कि सिर्फ अपने ही मर्जी से पेन किलर्स लेकर अपने बॉडी को ठीक करना, क्योंकि अगर आप काफ़ी ज़्यादा पेन किलर्स लेते हैं तो इसमें सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये आता है कि लॉन्ग टर्म पेन किलर लेने से आपकी जो किडनी है वो किडनी के फंक्शन में अल्ट्रेशन आ सकते हैं, आपकी किडनी फेल्योर की तरफ जा सकती है। इसके अलावा अगर हम मैनेजमेंट में बात करें तो आपका जो डाइट है वो डाइट आपने हमेशा बैलेंस डाइट लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। उस डाइट में आपके सभी मिनरल्स आने चाहिए, विटामिन्स आने चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो वाटर इंटेक है वो भी इनफ वाटर इंटेक आपका होना चाहिए। मिनिमम 3 to 4 लीटर वाटर इंटेक आपका होना चाहिए। आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो फिजिकल एक्टिविटी भी होना काफ़ी ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से आपके जो जॉइंट्स है वो मूवमेंट में होते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मसल्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं, और इसके अलावा आपकी जो एनर्जी है वो भी बूस्टअप होती है, आपको अच्छी नींद भी आती है फिजिकल एक्टिविटी से, और इसके अलावा आपका मूड भी काफ़ी एनहांस होता है और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी आपका कम होता है। फिजिकल एक्टिविटी भी करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें और क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, तो आपका अगर वेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है तो आपने उस वेट को कैसे कंट्रोल करना है ये सीखना काफ़ी ज़रूरी होता है, ना कि उसको एक वेट ज़्यादा है करके उसको ऐसे ही छोड़ दे। अगर आप किसी के अंडर गाइडेंस में आपका वेट अगर कम करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो पेन होता है, नी में जो पेन होता है, नी रिप्लेसमेंट जैसी जो सर्जरीज है, ऐसे सर्जरीज से आप बच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो स्मोकिंग को आपने ज़रूर बंद करना चाहिए। ये चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो पेन है वो कम हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ घर में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो लगाने से या करने से आपको रिलीफ मिलता है आपके पेन में, तो ऐसे चीज़ें आपने ज़रूर करना चाहिए। मैंने मेरे प्रैक्टिस में हमेशा ये देखा है कि जो भी आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें ऐसा अगर पेन होता है तो वो जनरली प्रीफर करते हैं कि धूप में जाके बैठे तो उनको रिलीफ होता है, या जो वार्म एप्लीकेशंस होते हैं या जो हॉट बैग होते हैं वो अगर लगा के बैठते हैं तो उनको रिलीफ होता है। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये छोटी चीज़ें ज़रूर करना चाहिए। उनकी जो एक्टिविटी है, बॉडी की जो एक्टिविटी है वो करना भी काफ़ी ज़रूरी है। इसकी वजह से आपका जो स्टीफनेस आता है बॉडी में वो कम हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको ठंडा जो चीज़ें होती है या जो कोल्ड फोमेंटेशन हम जिस चीज़ को कहते हैं वो अगर अप्लाई करते हैं तो उनको राहत मिलती है। तो इस तरह के अलग अलग तरह के पेशेंट होते हैं, और वैसे ही उनको जो अच्छा लगना या उनकी जो कंप्लेंट्स है वो एग्रेवेट होना, बढ़ना हम जिसको कहते हैं, उसके रीज़न भी कुछ अलग अलग होते हैं। उसको देखकर आपने पेशेंट को वैसे चीज़ें आपको गाइड करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम हमारे घर पे मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो आर्थराइटिस के लिए जो होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो काफ़ी कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल है। होम्योपैथी में जनरली अगर 2 पेशेंट को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम चल रही है तो दोनों पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, जिस हिस्ट्री में ये पूछा जाता है कि उनका जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस उनकी लाइफ में कहाँ से आ रहा है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जो उनके फिजिकल कंप्लेंट्स हैं वो कब बढ़ते हैं, कब कम होते हैं, क्या करने से उनको रिलीफ मिलता है, क्या नहीं करने से उनको रिलीफ नहीं मिलता है। ये चीज़ें भी देखी जाती है, उनकी फैमिली हिस्ट्री भी देखी जाती है। इसके साथ साथ उनका जो डेली रूटीन का लाइफस्टाइल है वो भी देखा जाता है, और जो डिसीज़ उनको चल रहा है, जो जॉइंट पेन उनको हो रहा है उसके बारे में पेशेंट क्या सोचता है, और उसकी वजह से उसके जो काम वो पेशेंट कर रहा है उसमें कौन सी बाधाएं उसको आ रही हैं और कैसे वो डील कर रहा है ये जॉइंट पेन के लिए।
तो ये सारी चीज़ें हम हमारी होम्योपैथिक किल्स टेकिंग में देखते हैं और उसके ऊपर जो हमारा एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान होता है वो प्लान हम पेशेंट को देते हैं, जिसमें जो भी मेडिसिन अवेलेबल होते हैं वो सारे मेडिसिन आपके साइड इफ़ेक्ट्स फ्री मेडिसिन होते हैं, नेचुरल मेडिसिन होते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह का होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट आपने ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ सप्लीमेंट्स की, तो सप्लीमेंट्स में आपने जनरली आपका विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12 ये ज़रूर चेक करना चाहिए, और इससे ये अगर कम है तो इससे जो सप्लीमेंट्स आते हैं ये सप्लीमेंट्स लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ और सप्लीमेंट्स की, तो एक कोलाजिन करके जो एक सप्लीमेंट आता है जो अभी मार्केट में हाल ही में नया है, बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है, बट ये बहुत ही अच्छा है जो कि मैं मेरे पेशेंट को हमेशा रिकमेंड करती हूँ। और ये जो कोलाजिन है, ये कोलाजिन आपका लिक्विड फॉर्म में होना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी मार्केट में जो अवेलेबल है वो है सिर्फ पाउडर कोलाजिन। तो ये जो पाउडर कोलाजिन होता है, इसमें जो इसका जो एब्सॉर्प्शन रेट होता है हमारे बॉडी में वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से उसके जो बेनिफिट है वो हमको नहीं मिलता है। और जो लिक्विड कोलाजिन है उसका जो पीएच है वो हमारे बॉडी के पीएच से मैच होता है, इसकी वजह से उसका जो एब्सॉर्प्शन रेट है हमारे बॉडी में वो 99% होता है, और उसके जो बेनिफिट है वो हमको ज़रूर मिलते हैं। इसके अलावा ये जो कोलाजिन है, ये कोलाजिन हमारे बॉडी में करता क्या है या हमारे जॉइंट्स के साथ करता क्या है, तो ये एक ग्लू की तरह होता है और हमारे बॉडी में ऑलरेडी बाय बर्थ से ही ये प्रेजेंट होता है, बट हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती है तो ये कोलाजिन की डेफिशिएंसी हमको मिलती है। तो इसके लिए जब भी हम सप्लीमेंट करते हैं कोलाजिन, लिक्विड कोलाजिन अगर हम लेते हैं तो हमारे बॉडी में इसकी जो लेवल है वो नॉर्मल होने लगती है। इसके साथ साथ जो कार्टिलेजेस है, हमारे जॉइंट्स के जो कार्टिलेजेस है वो रिपेयर होने लगते हैं। इसके अलावा जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ने लगती है, और ये चीज़ें हमारे साथ होती है जब भी हम ये लिक्विड कोलाजिन लेते हैं। तो इसीलिए अपने ये जो सप्लीमेंट है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है इसको साथ में लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर ऐसे कुछ पर्सन होते हैं जिनको ये जो जॉइंट पेन है अभी अभी शुरू हुआ है और उनको लगता है कि ये जो जॉइंट पेन है ये बढ़ना नहीं चाहिए, तो इसलिए आपने कुछ प्रिवेंटिव जो टिप्स है वो अपने लाइफ में अप्लाई करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो वो जो प्रिवेंटिव टिप्स है उनमें से सबसे पहली जो टिप है कि आपको आपका जो डाइट है वो हेल्दी ईटिंग वाला आपका डाइट होना चाहिए, जिसमें बैलेंस डाइट आपका होना चाहिए। इसकी मदद से आपका जो वेट है वो हेल्दी वे में मेंटेन हो सके। अगर आप ओवर वेट है तो आपने वेट आपका कम करना ज़रूरी है। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसको आपको अवॉइड करना है। अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो उसको भी आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा आपके खाने में जो सप्लीमेंट्स है वो उसको यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और जो स्ट्रेस है उसको अपने कैसे मैनेज करना है इसके बारे में सीखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपका डेली रूटीन में मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम ये चीज़ें होना काफ़ी ज़रूरी है। आपके बॉडी के जो जॉइंट्स है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके जो मूवमेंट्स है वो सही होने के लिए आपने अपने लाइफ में फिज़िकल एक्टिविटी करना काफ़ी ज़रूरी होता है। सो ये चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये जो आपका जॉइंट पेन है वो आपका कम हो सकता है, आपको अच्छा रिलीफ मिल सकता है, और जितने भी पेन किलर आप खाते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट से आप बच सकते हैं। सो आशा करती हूँ कि आज का जो वेबिनार है, इस वेबिनार के थ्रू मेरे जितने भी फेसबुक फॉलोअर्स हैं उन सभी को कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिली होंगी, और जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ अभी शेयर की है इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आप भी अगर चाहते हैं कि कुछ ऐसे ही लाइव वेबिनार्स कंटिन्यू आएँ, आपको भी अगर कुछ ऐसे नए नए टॉपिक्स पर लाइव वेबिनार आप चाहते हैं जो कि आपको नहीं मिलते हैं, और इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग है कि नहीं कर पाते हैं, सो आप हमें गाइड कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए
या कुछ भी पूछना है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।